यह कहानी शुरू होती है एक शमन को दिखाते हुए। वह काला जादू यानी ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके इर्द गिर्द इंसानी जिस्म और गाय के हिस्से पड़े हुए थे, जिन्हें मिलाकर वह जादू कर रहा था। इसी समय उसके पास इरमा अपनी बहन को लेकर आती है। इरमा अब शमन से कहती है, मुझे इस लड़के से हर हाल में शादी करनी है। शमन लड़के की तस्वीर देखता है। इरमा बताती है, ये मेरा कजिन है। यह सुनकर शमन जादू करने से इनकार कर देता है और कहता है, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। शमन का इतना कहना ही था कि अचानक इरमा के पास बैठी उसकी बहन के अंदर एक जिन्न आ जाता है और वह इरमा को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। यह सुनकर इरमा और उसकी बहन दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। फिर सीन कट होकर हमें 12 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इस समय हम इरमा को उसकी बहन वुलान और उसकी मां के साथ गालान के घर जाते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि गालान की आज से 12 साल पहले ही निसा नाम की लड़की से शादी हो गई थी और अब उसकी 12 साल की बेटी सोफिया भी थी, जो देख नहीं सकती थी, यानी वह ब्लाइंड थी। ये सभी लोग यहाँ सोफिया की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। इसी समय हमें गालान की मां को भी दिखाया जाता है। गालान की मां और इरमा की मां दोनों बहनें हैं। हमें मालूम होता है कि गालान की मां काफी समय से बीमार हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ इरमा ही नहीं बल्कि गालान भी एक समय इरमा के प्यार में पागल हुआ करता था। उसने अपनी मां के कहने पर निसा से शादी तो कर ली, लेकिन वह आज भी इरमा के काफी करीब था। लेकिन अब उसे एहसास होने लगा था कि इरमा के साथ रहते रहते वह अपनी प्यारी सी बेटी और अपनी पत्नी के साथ ज्यादती कर रहा है। इसी वजह से उसने इरमा से दूर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इरमा ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अब इरमा भी प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर गालान उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। घर आकर भी इरमा उसे बहुत कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन गालान उसकी कॉल्स को लगातार इग्नोर कर रहा था। इरमा की बहन, जो इरमा और गालान के बारे में सब कुछ जानती थी, वह इरमा से कहती है, अब गालान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसकी एक फैमिली है और तुम उसकी फैमिली खराब कर रही हो। वुलान की बातों से इरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डांटकर वुलान को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस समय उसे वैसे भी वुलान से ज्यादा गालान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब गालान ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, लेकिन अब जैसे वह सब भूल चुका था। गुस्से में इरमा अब गालान की काम करने वाली जगह पर पहुंच जाती है। वह इस समय बेहद गुस्से में थी और गालान से अपने बच्चे को अपनाने के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ गालान उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में इरमा उसे धमकाने के लिए पास पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। इससे पहले कि इरमा उसके ऊपर हमला करती, गालान उसे धक्का दे देता है और वह नीचे गिर जाती है। इस हादसे की वजह से उसका मिसकैरेज हो चुका था। गालान उसे खुद अस्पताल लेकर जाता है और जब इरमा को होश आता है तो वह इस सारी चीजों का जिम्मेदार गालान को ठहराती है। यहाँ गालान उसे आराम से समझाता है, देखो इरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन इरमा जैसे उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बार बार बस यही कह रही थी, देखो गालान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन यहाँ गालान अचानक गुस्से में आ जाता है और उसे अपने से दूर करते हुए उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। वह अब ऐसे गया था कि इरमा भी जानती थी कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था और यहीं वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर गालान को बर्बाद करने की ठान लेती है। सीन कट होकर हमें दोबारा गालान को दिखाया जाता है, जो काम के बाद अपने घर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में मस्जिद से इमाम निकलकर उससे कहते हैं, गालान, अब तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मस्जिद नहीं आता। तुम्हें मस्जिद आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत हमारे ऊपर आने वाली बुराइयों को पहले ही रोक देती है। इसके बाद इमाम गालान को उसकी बेटी सोफिया के लिए एक गिफ्ट भी देते हैं, जिसके बाद गालान घर चला जाता है। वह बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए सो गया और तभी सोते हुए सोफिया उसके पास आती है। सोफिया उसे झुकाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सोफिया ने अपनी आंखें बाहर निकाली हुई थीं, जिन्हें वह गालान को देते हुए कहती है, डैड, इस बार अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मुझे आंखें गिफ्ट करना। उसका यह खतरनाक चेहरा देखकर अचानक गालान की आंख खुल जाती है और हमें मालूम होता है कि यह सिर्फ गालान का एक डरावना सपना था। वह डरकर उठता है और अपनी बेटी सोफिया के पास चला जाता है और यहाँ सोफिया को देखते देखते उसे अपना अतीत याद आने लगता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वह अपनी पत्नी निसा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। वह उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता था और शायद सही समय पर चेकअप न होने की वजह से ही आज सोफिया की आंखों की रोशनी नहीं थी। अगले दिन इरमा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गालान को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले तो गालान उसे इग्नोर करता है और फिर फोन उठाकर उसे बहुत खरी खोटी सुना देता है। गालान के इस व्यवहार से इरमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह गालान को बर्बाद करने के बजाय
उसे पाने का फैसला कर लेती है। वह दोबारा शमन के पास जाती है, यानी अब वह गालान के ऊपर काला जादू करवाने वाली थी। शमन से मिलकर इरमा उससे कहती है, मुझे अब गालान किसी भी हाल में चाहिए और उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले इरमा को निसा से या सोफिया से कोई परेशानी नहीं थी, यहां तक कि वह तो सोफिया यानी गालान की बेटी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब गालान के व्यवहार ने ही उसे यहां तक पहुंचा दिया था। वह शमन से कहती है, इस काम के लिए चाहे आप मुझसे कोई भी कीमत ले लें, लेकिन अब मुझे गालान अकेला चाहिए। शमन अब भी उसे समझाते हुए कहता है, देखो लड़की, तुम बात नहीं मान रही हो, यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इरमा को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। इरमा अपनी और अपनी बहन की सारी सोने की ज्वेलरी शमन को दे देती है। यह देखकर शमन की माँ भी उसे यह काम करने के लिए कह देती है। अपनी माँ के कहने पर शमन इरमा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह इरमा को बताता है कि इस दुनिया में कई तरह के जिन्न होते हैं और उनमें से एक होते हैं अनाजार जिन्न, जो काफिर हैं और मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और अब इन्हीं जिन्नों का इस्तेमाल करके वे काला जादू करने वाले थे। काला जादू के लिए अब उसे कुछ चीजों की जरूरत थी। यह जादू निसा पर किया जाने वाला था ताकि उसका और गालान का रिश्ता खत्म हो जाए। शमन इरमा से निसा की एक फोटो, उसके बाल और उसका खून लाने के लिए कहता है ताकि उसके जरिए निसा पर काले जादू का असर किया जा सके। साथ ही शमन को इस जादू के लिए एक ताजा मरे हुए इंसान के पैर की हड्डी भी चाहिए थी, जिसके ऊपर वह गाय की आंतों को लपेटकर अपना जादू करने वाला था। शमन के कहने पर इरमा गालान के घर जाती है। वह उसकी पत्नी निसा से मिलती है और बहाने से उसके वॉशरूम में जाकर उसकी कंघी से बाल और वॉशरूम से सैनिटरी पैड चुरा लेती है। अब तक काम पूरा हो चुका था और वह वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसे फिर से गालान दिख जाता है। गालान उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें, मेरी फैमिली से दूर रहो। उसकी बातें सुनकर इरमा को अपने लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वह एक मजबूत इरादे के साथ ये सारी चीजें जाकर शमन को दे देती है। शमन भी एक इंसान की टांग की हड्डी ले आया था और रात में यह रिचुअल यानी काला जादू शुरू कर दिया जाता है। शमन इरमा से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम खून ले आई, खून से इसका असर और ज्यादा होगा। वह वहां एक ब्लेड से सैनिटरी पैड को काटते हुए उसका खून पैर की हड्डी के ऊपर गिराते हैं। उसके बाद वह कुछ जादुई मंत्र पढ़ते हैं और अचानक उनका पूरा घर हिलने लगता है। आखिरकार वहां वे जिन्न आ चुके थे जिनकी मदद से उन्हें निसा पर कब्जा करवाना था। वह उन जिन्नों से उन्हीं की भाषा में बात करता है और निसा को बर्बाद करने के लिए कहता है। जिन्न उसकी बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और शमन इरमा को बताता है कि आने वाली 5 रातें निसा के लिए बेहद खतरनाक होंगी। उन रातों में उसके सारे खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे और इस तरह इरमा की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। पहली रात हमें दिखाया जाता है कि जब निसा नमाज पढ़ रही होती है तभी अचानक उसके सामने गाय के कटे हुए हिस्से आ जाते हैं। यह देखकर वह डर जाती है। इसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके ऊपर बाल्टी भरकर खून डाल दिया हो। वह इतनी जोर से चीखती है कि गालान वहां आ जाता है, लेकिन जब गालान उसकी तरफ देखता है तो निसा के कपड़े बिल्कुल साफ होते हैं, वहां खून का कोई निशान नहीं था। गालान उससे कहता है, तुम जाकर आराम कर लो, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। अगली रात हम देखते हैं कि जादू का असर निसा पर फिर से होने लगता है। इस बार वह अपनी और अपनी बेटी की गुड़िया के बाल काटकर खाने लगती है, जिसकी वजह से उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जब उसे होश आता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है कि वह कैसी अजीब हरकतें कर रही है। वह इन सब बातों के बारे में गालान को बताना चाहती थी, लेकिन गालान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सीन कट होकर हमें इरमा दिखाई जाती है, जिसकी बहन वुलान उससे अपनी ज्वेलरी के बारे में पूछ रही थी। वह कहती है, मैं जानती हूं तुम अपनी ज्वेलरी उस शमन को देकर आई हो, तुम जरूर कुछ गलत कर रही हो। उसकी बातें सुनकर इरमा परेशान हो जाती है और उसे डांट कर वहां से भगा देती है। रात में हमें दिखाया जाता है कि इरमा की बहन मर चुकी है। इरमा घबराकर उठ बैठती है और अपनी बहन की मरी हुई लाश देखकर डर जाती है। डर के मारे वह जोर से चीख पड़ती है, लेकिन तभी उसकी बहन वुलान वहां आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि यह सब सिर्फ इरमा का वहम था, उसकी बहन अभी भी जिंदा थी। अगले सीन में हमें निसा दिखाई जाती है। नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक उसे उल्टी होने लगती है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी उल्टी में बड़े बड़े कीड़े निकल रहे थे। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। पिछले कई दिनों से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में वह किसी से बात करना चाहती थी, इसीलिए वह उन कीड़ों को उठाकर एक जार में बंद कर देती है ताकि बाद में किसी को दिखा सके। इसके बाद निसा गालान की मां के कमरे में जाती है। वह वहां उनका ख्याल रखने के लिए आई थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। उसी हालत में वह गालान की मां को मारने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे होश आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। वह गालान की मां से माफी मांगते हुए कहती है, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी,
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि कुछ और बुरा होता, निशा बिना समय गंवाए किसी से मदद लेने का फैसला करती है। जब वह बाथरूम में जाकर उस जार को उठाती है जिसमें उसने उल्टी से निकले कीड़ों को बंद किया था, तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि अब उस जार में कोई कीड़े नहीं थे। दूसरी तरफ गालान की माँ, जो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, अचानक बिल्कुल सामान्य तरीके से चलती हुई किचन में आती हैं। वह गर्म खाने से भरा बर्तन उठाकर खुद के ऊपर डाल लेती है। निशा, जो अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी, ये सब देखकर घबरा जाती है। अब गालान की माँ के पूरे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। उनका शरीर बुरी तरह जल चुका था और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। तीसरी रात हमें दिखाया जाता है कि गालान की माँ का जनाजा था और वहां सभी लोग मौजूद थे। जनाजे के दौरान अचानक निशा अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बुरी ताकत ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। उसी हालत में वह गालान की माँ की लाश को उठाकर दूर फेंक देती है। सब लोग यह देखकर डर जाते हैं, सिवाय इरमा के, जो जानती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, और वह तो यह सब देखकर खुश थी। दिखाया जाता है कि यहाँ पर इमाम भी आए थे। वह निशा की यह हालत देखकर समझ जाते हैं कि निशा के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है। वह निशा को पकड़कर उसके ऊपर कुछ पढ़ते हैं और इस समय निशा नियंत्रण में आ जाती है। इमाम अब यह समझ गए थे कि किसी ने जानबूझकर किसी दुष्ट जिन्न को निशा के पास बुलाया था। खैर, दिखाया जाता है कि अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद गैलन जब सोने जाता है तो उसे भी अब अजीबोगरीब और बहुत डरावने सपने आने लगते हैं। उसने अपने सपने में देखा कि वह मर चुका है और उसके आसपास बहुत सी औरतें घूम रही हैं। यह देखकर वह डर कर उठ जाता है और तुरंत इमाम के पास जाता है। सारी बातें इमाम को बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैं पहले ही निशा को देखकर जान गया था कि वह किसी शैतानी जिन्न के कब्जे में है। उसका नाम अनाजर है और अनाजर एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न है। वह मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए लोग उसे काले जादू में इस्तेमाल करते हैं। इमाम कहते हैं, निशा का इलाज हो जाएगा। गैलन, तुम चिंता मत करो। जिन्न कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अल्लाह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और हम अल्लाह से मदद मांगकर निशा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। वे गैलन को निशा के लिए पवित्र जल देते हैं और कहते हैं कि हमें निशा पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, यानी जादू का तोड़ करना होगा। इसके लिए तुम निशा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल में ले आना। अब गैलन जैसे ही घर आता है तो वह देखता है कि निशा चिल्ला रही है। असल में उसे गैलन की माँ की आत्मा डरा रही थी। ऐसे में गैलन जल्दी से उसके पास जाकर उसे नियंत्रित करता है और उसके सिर पर पवित्र जल डाल देता है, जिससे निशा को बहुत दर्द होता है। उसकी इस हालत को देखकर गैलन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब उसके पास उसकी बेटी और पत्नी के अलावा कोई नहीं था। वह प्यार से निशा को सुलाकर रेडियो पर कुरान ए पाक चला देता है और चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो जाता है और निशा को जिन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी आंखें भी अजीब हो चुकी थीं। फिर दृश्य बदलता है और इरमा की माँ दिखाई जाती है, जो गैलन की माँ की बहन थी। गैलन की माँ की मौत के बाद उन्हें भी बहुत डरावने सपने आने लगे थे। आज वह भी रसोई में किसी चीज को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वह पागलों की तरह रसोई के बर्तन तोड़ देती है और उन्हीं टूटे कांच को अनजाने में निगलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मौत से इरमा बहुत परेशान हो जाती है। वह समझ जाती है कि उसने जो जादू करवाया है उसका असर उल्टा पड़ रहा है। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, वह वुलान यानी अपनी बहन को सब सच बता देती है कि उसने शेमन से मदद ली थी और उससे जादू करवाया था। उसने शेमन को निशा पर जादू करने के लिए कहा था, लेकिन शेमन ने कहा था कि इस जादू के बाद सारी मौतें निशा के घर वालों पर होंगी, निशा के रक्त संबंधी मरेंगे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। उसकी अपनी माँ और उसकी मौसी मर चुकी हैं और अब जो एक ही बची थी वह वुलान यानी उसकी बहन थी। वुलान यह सुनकर बहुत डर जाती है और इरमा से दूरी बनाने लगती है, लेकिन इरमा उससे कहती है, वुलान, मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीन कट होकर दूसरी तरफ हम गालान को देखते हैं, जिसे आज निशा को इमाम के पास लेकर जाना था। इमाम ने उन्हें कहा था कि तुम फिक्र मत करना, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम उस जिन्न को हराने में कामयाब हो जाएंगे। रास्ते में उसे इरमा मिलती है। असल में इरमा उसे सब सच बताने आई थी कि यह सब कुछ जो हो रहा है वह उसके करवाए काले जादू की वजह से हो रहा है। सच्चाई सुनते ही गालान का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अब आज काले जादू की 5वीं रात भी आ चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि इरमा सब कुछ रोकने के लिए शेमन से मिलने जा रही है, लेकिन अचानक से उसकी बहन वुलन पजेस होकर उसी पर हमला कर देती है। डरते हुए इरमा वहां से भागकर बाहर निकल जाती है और वुलन भी बाहर आ गई थी। वह अब इरमा के बहुत करीब आकर उससे कहती है, देखना, आज मैं भी मर जाऊंगी। यह कहते ही वह वहां पेड़ पर चढ़ जाती है, जिसके बाद उसके बाल पेड़ की टहनियों में फंस जाते हैं और एकदम से वह पेड़ से कूद जाती है,
जिसके कारण उसके बालों के साथ साथ उसके सिर की खाल भी उतर जाती है और बहुत ही बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम साहब निसा का एक्सोर्सिज्म भी शुरू कर चुके थे। जैसे जैसे वह मुसलमानों की पवित्र किताब यानी कुरान ए पाक पढ़ते रहते हैं, इरमा की हालत बिगड़ती रहती है। उसे जिन्होंने पजेस किया हुआ था वह यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इस जगह मौजूद सभी इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। सीन कट होकर हमें इरमा को दिखाया जाता है जो शेमन के ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। शेमन उसे वहां कहीं नहीं मिलता। एकदम से नेगेटिव एनर्जी उसे ही अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसका जिस्म अकड़ जाता है, हड्डियां मुड़ जाती हैं, कमर टूट जाती है और ऐसे ही एक एक करके उसकी सारी बॉडी टूटकर उसकी भी यहाँ बुरी तरह मौत हो जाती है। यहाँ मस्जिद में निसा जिनों के जरिए बहुत से लोगों को मारने के बाद अब गालान को भी पकड़ चुकी थी। इससे पहले कि वह गालान को भी मार देती, यहाँ इमाम उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन उसे बेहोश करने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ सारे बुरे काम वैसे ही चल रहे थे। और तब इमाम की नजर जाती है सोफिया पर यानी निसा की बेटी पर। और सबसे बड़ा सच यह रिवील होता है कि जो जादू इरमा निसा पर करवा कर आई थी वह जादू तो निसा पर हुआ ही नहीं था बल्कि सोफिया पर हो गया था और जिन्होंने सोफिया को ही पजेस किया हुआ था। और इसकी वजह यह थी कि इरमा ने बाथरूम में से जो सैनिटरी पैड और जो बाल उठाए थे वह निसा के नहीं बल्कि सोफिया के थे। इसी वजह से निसा के बजाय सोफिया के सारे ब्लड रिलेटिव्स मारे गए थे, जिसमें इरमा की भी फैमिली शामिल थी। यहाँ सोफिया गालान को मारने लगती है, जिस पर गालान उससे माफी मांगता रह जाता है, लेकिन सोफिया एक नहीं सुनती और बेरहमी से अपने डैड को मार डालती है। यहाँ इमाम जब निसा को छोड़कर सोफिया के ऊपर एक्सोर्सिज्म करते हैं तो ये एक्सोर्सिज्म काम कर जाता है और जिन्न सोफिया को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब निसा जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। वह हॉस्पिटल में एडमिट है और तभी उसके पास सोफिया आती है। सोफिया की हालत अभी भी खराब थी। उसका खौफनाक चेहरा यह बता रहा था कि अब भी जिन्होंने उसे पजेस किया हुआ है और अब वह अपनी सबसे करीबी और आखिरी ब्लड रिलेटिव यानी अपनी मां को मारेगी, जिसके साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।